मेजर बलवंत जब एक कत्ल की तहकीकात कर रहे होते हैं तो बम्बई में उनको एक मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है। और जब जो मकतूल हैं जिनका कत्ल हुआ है दीवान सुरेंद्र नाथ, उनके दामाद मिस्टर डिक्सन पर भी हमला हुआ है। ये जांच एक जासूसी कहानी, एक रोमांच और रहस्य की कहानी उपन्यास भयंकर मूर्ति का हिस्सा है जिसे लिखा है कर्नल रंजीत ने। मैं मंजीत ठाकुर किस्सा कहानी में सुना रहा हूं आपको ये उपन्यास। ये आज आप सुनेंगे उसका एपिसोड 11 जिसका नाम है जमीन में गड़ा हुआ सूटकेस। तो सुनिए उपन्यास भयंकर मूर्ति। मुंह अंधेरे रीटा चाय देकर और बहुत सी बातें बनाकर चली गई तो मेजर ने सोनिया से पूछा, कल रात मुझे ख्याल ही नहीं आया और तुम्हें भी शायद बताना याद नहीं रहा। क्या तुम लक्ष्मी से मिली थी? उसने तुम्हें क्या कुछ बताया? कल रात के हमले ने मेरे दिमाग से सारी बातें निकाल दी। मैं तो सपने में भी चारों ओर तीर चलते हुए देखती रही। कल लक्ष्मी से मैं देर तक बातें करती रही थी। उसे कामिनी से बहुत ज्यादा लगाव है। वो कामिनी का किस्सा छेड़ देती थी तो फिर उसे खत्म करने का नाम ही नहीं लेती थी। काम की बात कभी पता चला या नहीं? लक्ष्मी ने बताया कि कामिनी को जिस दिन बंबई जाना था उस दिन वो आधी रात को उठी थी। उसका इरादा था कि वो 10 बजे से पहले बंबई पहुंच जाए। वो ट्रेन से बंबई नहीं गई थी, हवाई जहाज से गई थी और उसका जहाज पूरे 4 बजे बंबई जाता था। हवाई अड्डे पर उसे डॉक्टर साहब कार में छोड़ने गए थे। हवाई जहाज से बंबई गई थी। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आए थे और प्लेटफॉर्म पर कामिनी ने उनसे वायदा किया था कि वो अपने पिता को अब और ज्यादा दुख नहीं पहुंचाएगी। अब मैं नहीं जानती कि डॉक्टर साहब ने आपको क्या कुछ बताया, सोनिया ने कहा। मैं तो आपको लक्ष्मी की बात बता रही हूं। डॉक्टर साहब सुबह सुबह 3 बजे कामिनी को कार में ले गए। लक्ष्मी के सिवा किसी ने कामिनी को विदा नहीं किया था। डॉक्टर साहब 4:45 बजे वापस आ गए थे। लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि कामिनी ठीक तरह से हवाई जहाज पर सवार हो गई तो डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया था कि कामिनी तो अब बहुत दूर निकल गई होगी। हो सकता है कि हवाई जहाज की उड़ान स्थगित हो गई हो और डॉक्टर साहब कामिनी को स्टेशन ले गए हो। गाड़ी तो सुबह दिन निकलने पर बंबई जाती है। डॉक्टर साहब 4:45 बजे कैसे वापस आ गए? सोनिया ने कहा, कामिनी ने स्टेशन पहुंचकर उनसे कह दिया होगा कि वो उतनी देर वहां टहल कर क्या करेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम पहुंचकर मेजर ने इंस्पेक्टर से पूछा, इस घर के सब लोग ठीक ठाक तो है ना? अभी तक तो ठीक ठाक है। आज शाम तक क्या होगा कौन जानता है, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। आज शाम तक तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा, क्या मतलब? अगर मेरा अनुमान ठीक निकला तो आज शाम तक मैं हत्यारे या हत्यारों को आपके हवाले कर दूंगा। आज मुझे सबसे पहले रजनी और राजेश से मिलना है। उसके बाद मुझे एक ऐसा काम करना है जिस पर आप सबको बहुत हैरानी होगी। उस काम का नतीजा अगर मेरी उम्मीद के मुताबिक निकला तो जीत आपके कदमों में होगी। इंस्पेक्टर खुशी से मुस्कुराने लगा। आप राजेश से पहले मिलना चाहेंगे या रजनी से? राजेश से, मेजर बोला। राजेश अपने कमरे में नहीं था। वो उनको रजनी के कमरे में मिला। रजनी ने बड़ी बारीक नाइट ड्रेस पहन रखी थी जिससे उसका पूरा बदन उभरा उभरा पड़ता था। वो एक ऐसी ड्रेस थी जिस पर नजर पड़ते ही दिल की दुनिया में हलचल पैदा हो जाती थी। पुलिस इंस्पेक्टर और मेजर के आगमन पर रजनी ने तुरंत एक कंबल अपने ऊपर डाल लिया। राजेश खिड़की में से बाहर झांकने लगा। मेजर ने जेब से खंजर की म्यान निकाली और राजेश के पास जाकर बोला, इसे आप पहचानते हैं? हाँ, राजेश ने उस म्यान को अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा, यह उसी खंजर की म्यान है जिसे प्रोफेसर मोरावियो अफ्रीका से लेकर आए थे, जिससे डॉक्टर साहब पर हमला किया गया था। ऐसे 2 खंजर हैं राजेश बाबू। एक खंजर 4 हफ्ते से गुम है। रजनी बोली, मुझे इस बात का इसलिए पता है क्योंकि 4 हफ्ते पहले मेरी दवा की बोतल की सील खुल नहीं रही थी। उसे तोड़ने के लिए मुझे चाकू या छुरी की जरूरत थी। मैंने सोचा कि कौन किचन में जाए, क्यों न खंजर की नोक से सील तोड़ दी जाए। मैं छोटे कमरे में खंजर लेने के लिए गई तो मुझे वहां सिर्फ एक ही खंजर पड़ा हुआ मिला। तो इस खंजर के खोने पर आपने कोई पूछताछ नहीं की? मैंने सबसे पूछा था, रजनी ने कहा, लेकिन सबने कहा कि मालूम नहीं। मेजर ने राजेश से कहा, क्या आपको मालूम है कि खंजर की म्यान आपके बिस्तर की दरी के नीचे से बरामद हुई है?
मेरे बिस्तर की दरी के नीचे से? जी हाँ। कौन कहता है और किसने बरामद की? राजेश ने पूछा। यह तो एक ही बात हुई, यानी आपको मालूम था कि मैं बंबई गया हूं, मेजर बोला। और फिर उसने गुलाबी कागज का वो टुकड़ा राजेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये टेलीग्राम का फॉर्म है, इस पर सिर्फ कुछ अक्षर बाकी रह गए हैं। ऊपर की जगह पर केवल एस और एन के अक्षर हैं। इसका मतलब है कि तार सिम्पसन से दिया गया था। इसके साथ ही दिन, महीने और सन के अक्षर बाकी है, HRFT। मैं समझता हूं कि यह अंग्रेजी शब्द शिफ्ट के 4 अक्षर हैं। इससे प्रकट होता है कि किसी ने सिम्पसन को सूचना दी थी कि प्रदीप को तुरंत किसी और जगह पर ले जाया जाए। अब आइए निचली पंक्ति पर जहां तार भेजने वाले का नाम है। इसका मतलब राजेश भी हो सकता है और रजनी भी, या रजनी और राजेश दोनों हो सकते हैं। रजनी ने अपने होठों पर हथेली रख ली, जैसे वो मुंह से निकलने वाली अपनी चीख को दबा लेना चाहती हो। राजेश की घिग्गी बन गई। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी। वो बस फॉर्म को पथराई हुई आंखों से पढ़ता रहा। ओह, उसके मुंह से निकला। उसके हाथ में तार का गुलाबी फॉर्म कांपने लगा। वो जरा संभला और बोला, ये तार देने वाला इस घर का आदमी कैसे हो सकता है? आपने तो चारों तरफ पहरा बिठा रखा है। किसी को अपने कमरे से दूसरे कमरे में मुश्किल से ही जाने दिया जाता है। वो तार देने कैसे चला गया? तार नहीं दे सकने की कोई माकूल दलील नहीं है राजेश बाबू। हर घर के कमरे में फोन मौजूद है। फोन पर बाहर किसी आदमी को भी हिदायत दी जा सकती है कि वह ऐसा तार सिम्पसन को दे दे। राजेश के पास अब कोई जवाब ही नहीं था। ऐसा कीजिए, आधे घंटे के बाद नीचे म्यूजियम में चले जाइएगा, मेजर ने राजेश से कहा। और फिर रजनी से बोला, मैडम आप भी। मेजर, इंस्पेक्टर और सोनिया सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहे थे कि उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो लक्ष्मी मालूम होती है, सोनिया के मुंह से निकला। दूसरे ही क्षण लक्ष्मी रोती हुई, सिर पीटती और छाती पर हथड़ मारती हुई आ निकली। उसके हाथ में एक जालीदार दुपट्टा था जो मिट्टी में सना हुआ था। उसके पीछे एक लंबा तगड़ा व्यक्ति था जो शक्लो सूरत से किसान मालूम होता था। उसके हाथ में एक सूटकेस था जो कीचड़ में लिथड़ा हुआ था। सत्यानाश हो गया, किसी का खाना खराब हो गया। लक्ष्मी बवेला कर रही थी, अरे उस पापी पर बिजली गिरे, गजब हो गया। हाय राम, मैं लुट गई। इस राक्षस को सांप सूंघ जाए वो पानी न मांगे। मेरी बिटिया, मेरी चांद से बिटिया, हाय राम ये क्या हो गया? लक्ष्मी निकट आकर जोर जोर से छाती पीटने लगी। मौसी बताओ तो सही क्या हुआ है? सोनिया ने लक्ष्मी से पूछा। सत्यानाश हो गया, सिर पीटते हुए लक्ष्मी बोली, ये देखो ये मेरी कामनी का दुपट्टा है। इतने में सिद्धू को, रूपा, राजेश और रजनी भी वहां आ गए। लक्ष्मी ने रजनी को देखकर और भी जोर जोर से आलाप भरने शुरू कर दिए। मेरी बेटी को दुश्मन खा गए, वो किसी को एक आंख नहीं भाई, ये उसी का दुपट्टा है। लक्ष्मी ने दोबारा वो दुपट्टा पूरा फैलाते हुए कहा, और ये उसका सूटकेस है। माता दिन माली को बाग में जमीन खोदते हुए मिला। अरे दबे हुए सूटकेस के पास एक अंगूठी भी मिली, किसी मरदूद की अंगूठी, वो गरक हो जाए। इस सूटकेस में मेरी बिटिया कामिनी के कपड़े हैं। अरे भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? मेजर ने माली माता दीन के हाथ से सूटकेस लेकर उसे खोल दिया। इतने में डॉक्टर भी वहां पहुंच गया। वो सूटकेस देखकर बोला, अरे ये तो कामिनी का सूटकेस है, यहां कैसे आ गया? कामिनी तो इसे अपने साथ बंबई ले गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने इस सूटकेस उठाकर कार में रखा था। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा आपने मुझे बताया था कि आप कामिनी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए थे। लक्ष्मी का कहना है कि कामिनी हवाई जहाज से बंबई जाना चाहती थी। जी हाँ, उसे हवाई जहाज से ही जाना था, लेकिन उस दिन आधी रात को पायलटों की अचानक हड़ताल शुरू हो गई थी। इस ख्याल से कि हड़ताल कब तक चलेगी, कामिनी ने ट्रेन से जाने का फैसला कर लिया। मैं उसे हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन ले गया, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। प्लेटफॉर्म पर 15 मिनट तक उससे बातें करता रहा। कामिनी मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखती थी। उसे मालूम था कि मुझे बहुत तेज सर्दी लगती है। उसने मेरे नाना करने पर भी मुझे वापस भेज दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टेशन से आपके चले जाने के बाद कोई कामिनी से मिलने गया। मेजर ने अर्थपूर्ण नजरों से राजेश की ओर देखा और फिर डॉक्टर से बोला, क्या आपने वापस आकर किसी को बताया था कि कामिनी ट्रेन से बंबई जा रही है? जी हाँ, मैंने अपनी पत्नी को बताया था। किस समय? मेजर ने पूछा। 5:30 बजे। रजनी ने अपने पति की ओर से उत्तर दिया। मेजर ने जब से ये पूछताछ करनी शुरू कर दी थी, लक्ष्मी ने रोना धोना बंद कर दिया था। मेजर गहरे सोच में डूब गया और फिर उसने अपना सिर उठाकर लक्ष्मी से पूछा, वो अंगूठी कहाँ है जो सूटकेस के पास जमीन में दबी हुई मिली है? लक्ष्मी ने अपनी धोती के पल्लू से अंगूठी खोलते हुए फिर रोना शुरू कर दिया। तुम रो क्यों रही हो?
सूटकेस जमीन में दबे होने से यह तो साबित नहीं होता कि कामिनी की हत्या कर दी गई है। मेजर ने कहा था, बाबूजी, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरी बेटी कामिनी जिंदा नहीं है। और लक्ष्मी ने अंगूठी मेजर के हवाले कर दी। मेजर उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर देखने लगा तो राजेश बोला, ये तो मेरी अंगूठी है। ये अंगूठी आपकी है? मेजर ने राजेश से पूछा। हाँ, 1.5 महीना पहले ये अंगूठी खो गई थी। मैं नहाते हुए इसे उतारकर बाथरूम में छोड़कर आया था। जब मुझे अंगूठी याद आई और मैं बाथरूम में गया तो अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। जरूर इस लक्ष्मी ने ही उसे उठाया होगा और अब बात बना रही है कि अंगूठी दबे हुए सूटकेस के पास मिली है। मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरी जबान जल जाए। क्यों माता दिन, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? सूटकेस के पास मिट्टी में, माता दिन ने उत्तर दिया। देखिए मिस्टर राजेश, मेरा भी यही ख्याल है कि अब आप सूटकेस जमीन में गाड़ रहे थे तो ये अंगूठी आपकी उंगली से फिसल कर मिट्टी में जा मिली और आपको खबर तक नहीं हुई। बाद में जब आपको पता चला कि अंगूठी गायब है तो आप समझ गए कि सूटकेस के साथ आपने अपनी अंगूठी भी गाड़ दी है। लेकिन अब आप उस जगह को दोबारा खोदकर अपनी अंगूठी निकालने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मिस्टर राजेश, कामिनी कहाँ है? मेजर ने पूछा। राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी 10% मुश्किल भी दूर हो गई है। मुझे हत्यारों का पता चल चुका है। अब आप सब लोग मेरे साथ म्यूजियम में चलिए। मैं आपको बताऊंगा कि हत्यारा कौन है और कामिनी कहाँ है। अजायब घर में सब लोग अपने अपने स्थानों पर जमकर बैठ चुके थे। रूपा, लक्ष्मी, माली, माता दीन और सिद्दीकू नीचे गलीचे पर और रजडी, राजेश, डॉक्टर और इंस्पेक्टर सोफों और कुर्सियों पर। सब इंस्पेक्टर गुरदयाल दरवाजे के पास खड़ा था। सोनिया रजनी के पास एक स्टूल पर बैठी थी। मेजर ने सामने की दीवार के साथ लगी कुर्सी पर से उठते हुए कहा, यहां जितने भी लोग बैठे हैं कातिल उन्हीं में मौजूद है। दीवान सुरेंद्र नाथ की हत्या इंसान के कुचले हुए अरमानों और दबी खुटी ख्वाहिशों की दुखद कहानी है। अधिकतर अपराध ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी वगैरह के कारण किए जाते हैं। लेकिन आपको यह सुनकर हैरत होगी कि हत्या की इस वारदात में बिल्कुल अनोखी भावनाएं काम कर रही थी। एक और ऐसा बाप था जो जीवन के सबसे बड़े आनंद से वंचित हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे बच्चे की चाह थी। उसके यहां बेटी हुई। वो उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार नफरत में बदल गया। उसके हृदय पर इस विचार से छुरियां चलने लगी थीं कि वो उस बेटी के लिए अपनी सारी जायदाद छोड़ जाएगा जो उसकी अपनी बेटी नहीं है। इस प्रकार के भाव भंगिमाओं में बहकर आखिर में वो अपनी बेटी का दुश्मन बन गया। दूसरी ओर बेटी थी जो अंत तक अपने पिता को सगा पिता समझती रही, उसे बेपनाह मोहब्बत करती रही। लेकिन जैसे ही उसे यह पता चला कि वो उसका सगा पिता नहीं था तो यह वास्तविकता उसके स्वभाव में परिवर्तन लाने लगी। इंसान के दिल की दुनिया बड़ी विचित्र है। कभी कभी अज्ञानता उसके लिए मुसीबत सिद्ध होती है और कभी कभी ज्ञान अजाब बन जाता है। पिता की प्रति बेटी के दिल में उपेक्षा पैदा हुई तो उसने धीरे धीरे नफरत का रूप धारण कर लिया। उस सौतेले पिता की दौलत बेटी के लिए जहर बन गई। उसने तय कर लिया कि वो ऐसे पिता की दौलत को हाथ तक नहीं लगाएगी। लेकिन जिंदगी की जो वास्तविकताएं होती हैं बड़ी कटु होती हैं। वैसा चूंकि इंसान के सुख, आराम, इज्जत और शोहरत का बहुत बड़ा साधन होता है, इसलिए उसे ठुकराना मुश्किल हो जाता है। पहले तो वो अड़ी रही कि वो अपने सौतेले बाप के पैसे को नहीं छुएगी, लेकिन जब उसे असली जिंदगी की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा तो उसने देखा कि पैसे के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उसने पिता से नाराज होकर एक्ट्रेस बनने का इरादा किया, मोहब्बत भी की, लेकिन ताबड़तोड़ कठिनाइयों के सामने वह हिम्मत हारने लगी। उसका दिल डामाडोल हो गया। जब वो बंबई से यहां आई तो वो 2 नावों में सवार थी, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ हिम्मत तो बाकी थी। वो 2 राहें पर खड़ी थी। दिल से निकलने वाली एक आवाज ये कहती थी कि अपना फैसला मत बदलो, ऐसे पिता की दौलत से कोई सरोकार मत रखो। लेकिन दूसरी आवाज ये कहती थी कि इतनी दौलत तो कोई मूर्ख ही ठुकरा सकता है। जब वो इस असमंजस की स्थिति तक पहुंची, उस समय तक तीर हाथ से निकल चुका था।
बाप बेटी की लगावट से लाभ उठाने वाली शक्तियां मैदान में उतर चुकी थी। उन शक्तियों को जब यह मालूम हुआ कि बेटी अपना इरादा बदल रही है और पिता से समझौता करना चाहती है तो वे हरकत में आ गई, क्योंकि अब उनका अपना भविष्य खतरे में था। दीवान सुरेंद्रनाथ की हत्या हत्यारों की ओर से अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की चेष्टा है। इंसान अपना भविष्य संवारने के लिए कभी कभी घिनौने अपराध कर बैठता है। यह बात अलग है कि कानून हरकत में आ जाता है और उसे उसके अपराध की सजा दिलवा देता है, लेकिन जो इंसान अपना भविष्य संवारने के लिए हत्या कर रहा होता है उसे अपराध करते समय यह भरोसा होता है कि कानून उस पर अपना फंदा नहीं फेंक सकता। ऐसा क्रिमिनल चूंकि बहुत चतुर होता है, इसलिए वो अंधाधुंध कोई कदम नहीं उठाता, खूब सोच समझकर हत्या की साजिश तैयार करता है। इस मामले में भी कातिल बहुत चालाक और समझदार है। उनकी राह में दो ही रुकावटें थी, बेटी और पिता, कामिनी और दीवान सुरेंद्रनाथ। बेटी की हत्या इसलिए पहले करनी पड़ी कहीं वो अपने बाप की इच्छा के सामने सिर न झुकाते और इस तरह उसकी दौलत के बड़े हिस्से की मालिक न बन जाए। क्या मतलब? बेटी यानी कामिनी की हत्या दीवान सुरेंद्रनाथ की हत्या से पहले कर दी गई? इंस्पेक्टर धनबीर बोला। जी हाँ, बेटी की हत्या पहले की गई। कामिनी की लाश तो नहीं मिली, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है? इंस्पेक्टर ने नया प्रश्न किया। कामिनी की लाश भी यहीं है और 15 मिनट में मिल जाएगी। खैर, मैं कह रहा था कि पहले बेटी को रास्ते से हटा दिया गया और फिर इस ख्याल से कि कहीं पिता का दिल न पसीज जाए और दोबारा अपना वसीयतनामा न बदल दे, पिता को भी चलता कर दिया गया। मेजर ने कहा। हत्यारा कौन है? इंस्पेक्टर ने बेहद उत्सुकता से पूछा। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि कामिनी की लाश कहां है। मेजर ने मिस्र देश के पुरातत्व वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा और फिर दरवाजे के पास रुककर इंस्पेक्टर से बोला, इस बिल्डिंग के गैरेज में मोटर का जैक पड़ा होगा। जैक जिसकी मदद से मोटर के पहिए ऊपर उठाए जाते हैं। आप किसी से ये जैक मुझे मंगवा दीजिए और फिर जरा मेरे साथ उस कमरे में चलिए। मैं आपको एक अनोखी चीज देखने की दावत देता हूं। इंस्पेक्टर धनबीर ने सब इंस्पेक्टर गुरदयाल को इशारा किया कि वो गैरेज से जाकर जैक उठा लाए। सब लोग मिस्र देश के पुरातत्व वाले कमरे में जाकर दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए। मेजर ने जरा नाटकीय अंदाज में कहा, अगर आप जरा लंबी सांस लें और सूंघ कर देखें तो आपको खट्टी हल्की बू का एहसास होगा। सब लोग लंबे लंबे सांस लेने लगे और सूंघने लगे। हाँ, बू तो आ रही है। सबसे पहले अच्छी बोली, ये बू आने वाले 2-3 दिन में काफी तेज हो सकते थे, इसलिए इस बू को दूर करने की कोशिश की गई। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ये कामिनी की लाश की बदबू है और कामिनी की लाश महारानी नफरीती के स्लेटे हुए बुत और इस बुत के नीचे पथरीली कब्र के खोल में रखी हुई है। मेजर के इस रहस्य उद्घाटन पर सब अवाक रह गए। मिस्टर राजेश, क्या आपको मालूम था कि प्रोफेसर मोराबी अफ्रीका से मम्मी तैयार करने वाला मसाला लेकर आए थे? जी हाँ, मुझे मालूम था, राजेश ने दबी जबान से कहा। क्या आपको यह मालूम था कि यह मसाला अगर लाश पर मल दिया जाए तो वो 1 महीने तक खराब नहीं होगी? जी, मोराबियों ने अपने तजुर्बे के बारे में बताया था। अब आप लोग जरा ध्यान से महारानी नफरीती का बुत देखिए। ये पथरीली कब्र के ऊपर लेटी हुई महारानी का बुत है। यह बुत मिस्टर डिक्सन ने तैयार किया था। यह बुत उन्होंने एक खास मकसद से बनाया था। यूरोप के धनी लोग ऐसे बुत अपने संबंधी स्त्रियों के मरने पर खरीदते हैं ताकि उनकी कब्र पर इस बुत को रख सकें। मैं शायद ये कभी नहीं जान पाता कि कामिनी की लाश इस पथरीली कब्र के भीतर छिपी हुई है। अगर मिस्टर डिक्सन उस रात को, जिस रात डॉक्टर साहब पर कातिलाना हमला हुआ था, अपना ये बुत रखने के लिए नहीं आते और अपने सिगरेट का जरा टुकड़ा नहीं छोड़ जाते, मैं समझता हूं कि मिस्टर डिक्सन को भी जरूर शक हुआ होगा कि इस कब्र के अंदर कोई चीज है, वरना वे देर तक इस कमरे में नहीं रहते। आप जरा पास आकर देखिए कि जिस जगह महारानी नफरीती का सिर है वहां कुछ खराशों के निशान हैं। ये खराशें जैक के इस्तेमाल से पड़ी हैं। मैंने भी इसलिए जैक मंगवाया है, उसके बिना कब्र को ऊपर उठाना मुश्किल है। इतने में सब इंस्पेक्टर गुरदयाल जैक ले आया। मेजर ने जैक पथरीली कब्र के ऊपर के किनारों में फिट कर दिया और उसकी सहायता से कब्र को ऊपर उठाने लगा। जैक जो जो कब्र के ऊपर उठता जा रहा था, देखने वालों की सांस रुकती जा रही थी। जब वो कब्र 1 फुट के करीब उठ गई तो मेजर ने झुककर उसके भीतर झांक के देखा तो मुस्कुराया। उसने कब्र के अंदर हाथ डालकर कामिनी की लाश बाहर खींच ली।
लाश को देखते ही लक्ष्मी ने एक हृदय विदारक चीख मारी और उछलकर कामिनी की लाश पर गिर पड़ी। सोनिया और रजनी के मुंह से हल्की सी चीखें निकली और उन दोनों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। कामिनी की छाती में खंजर दस्ते तक गड़ा हुआ था और वो बिल्कुल नंगी थी। उसके बदन पर मली हुई कोई चीज चमक रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मुर्दा न हो, सोई पड़ी हो। उसका शरीर बिल्कुल नहीं अकड़ा था। लक्ष्मी ने अपनी आधी धोती फाड़कर उस पर डाल दी और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरा अनुमान गलत नहीं निकला, मेजर ने कहा। कामिनी को स्टेशन से लाकर यहां कत्ल कर दिया गया। यह भी हो सकता है कि रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई हो, फिर उस पर मम्मी तैयार करने वाला मसाला मलकर इस कब्र में दफना दिया गया हो। हत्यारे बहुत चालाक और होशियार थे। ऐसा करने से उन्हें मालूम था कि किसी को कभी यह पता नहीं चल सकेगा कि कामिनी कहां है, और समय मिलने पर वे इस लाश को यहां से निकालकर हमेशा के लिए तहस नहस कर देंगे। हत्यारे कौन है? इंस्पेक्टर ने फिर अधीरता से पूछा। मेजर पल भर के लिए मौन रहा और फिर बड़े नाटकीय ढंग से उसने घोषणा की, रजनी, राजेश और सिद्दीकू। रजनी ने अपने होठों पर हाथ रखकर अपने चीख को दबाने की कोशिश की। हबशी सिद्दीकू तेजी से अपनी आंखें झपकाने लगा। राजेश बिल्कुल स्तब्ध रह गया। इस हत्या के पीछे राजेश का दिमाग काम कर रहा था, मेजर ने कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ, अब राजेश ने तिल मिलाकर कहा। इंस्पेक्टर धर्मवीर बड़ी शान से कदम उठाता हुआ उसके पास जा खड़ा हुआ और बोला, आप चुप रहिए। मेजर ने बात जारी रखते हुए कहा, इस हत्या के पीछे राजेश का दिमाग काम कर रहा था। नौजवान दिलों की इच्छाएं बड़ी तुंद और तेज होती हैं। रजनी की जबानी उसे मालूम हो चुका था कि कामिनी कौन है और किसकी बेटी है। उसके चाचा के यहां कामिनी का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था, इसे भी वो जान चुका था। कामिनी रजनी की बहन थी, लेकिन पिता की ओर से। कामिनी उसकी मां की नहीं, उसकी मौसी की बेटी थी। राजेश को यह सब सुनकर न सिर्फ कामिनी से बल्कि अपने चाचा से नफरत हो गई। उसने बाप बेटी की अनबन से पूरा फायदा उठाना चाहा। उसे रजनी से प्रेम था। रजनी को दौलत और शान शौकत प्यारी थी। राजेश ने उसके कदमों पर दौलत का अंबार लगा देने की योजना बनाई और अपनी योजना में रजनी और सिद्दीकू को शामिल कर लिया। जहां तक कामिनी के प्रेमी प्रदीप से बदला लेने का संबंध है, वो दीवान सुरेंद्रनाथ का अपना निजी मसला था। उसने वेस्ट इंडीज के 4 कारीगरों को इस मकसद से बॉम्बे भेजा था और उनको प्रदीप का पता दे दिया था। लक्ष्मी के नाम पर या लक्ष्मी के द्वारा कामिनी को जो पत्र आते थे, दीवान साहब उनको पहले पढ़ लिया करते थे। राजेश को भी इस बात का पता था कि दीवान साहब ने उन कारीगरों को बंबई क्यों भेजा था। दीवान साहब ने उसे अपना राजदार बना लिया था। उन कारीगरों को हिदायत दी गई थी कि उनको राजेश की हिदायत पर भी अमल करना होगा। सुरेंद्रनाथ ने कामिनी के विरुद्ध जो कदम उठाया, उसने राजेश को शह दी कि चाचा अगर अपराध करने से नहीं हिचकिचाता तो फिर उसे कौन रोक सकता है। आप झूठ का अंबार लगा रहे हैं, राजेश ने भड़क कर कहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे फिर रोक दिया। मेजर ने राजेश की बौखलाहट की परवाह न करते हुए कहा, जिस दिन वेस्ट इंडीज के कारीगर दीवान सुरेंद्रनाथ की योजना पर अमल करने के लिए बंबई रवाना हुए, उसी दिन राजेश ने फैसला कर लिया कि वो कामिनी को बंबई नहीं जाने देगा। लेकिन उसकी योजना मिट्टी में मिल गई, क्योंकि कामिनी ने अचानक हवाई जहाज से बंबई जाने का प्रोग्राम बना लिया। अगर वो हवाई जहाज से जा पाती तो शायद आज जिंदा होती, लेकिन कोई भी अपने भाग्य के लिखे को नहीं मिटा सकता। कामिनी को ट्रेन से जाना पड़ गया और राजेश को समय पर पता चल गया। वो स्टेशन पहुंचा और इस बहाने से कामिनी को वापस ले आया कि दीवान साहब उससे जरूरी बात करना चाहते हैं। उसने रास्ते में ही कामिनी का काम तमाम कर दिया या यहां लाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। राजेश ने झल्लाकर फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मेजर ने राजेश की ओर देखे बिना कहा, कामिनी से निपटने के बाद दीवान साहब को रास्ते से हटाने की तदबीरें होने लगी। दीवान साहब की हत्या में ज्यादा सफाई से काम लिया गया। इस हत्या पर भ्रमों का पर्दा डालने की कोशिश की गई। ऐसा प्रकट किया गया जैसे अफ्रीका के प्रतिशोध की देवी जुम्बी ने दीवान साहब को मौत की नींद सुला दिया। देवी जुम्बी की मूर्ति को हत्या के लिए इस्तेमाल करना भी राजेश के दिमाग की उपज थी। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दीवान साहब का सिर हथौड़े से तोड़ा गया था और बाद में देवी जुम्बी को मूर्ति के रूप में उनके सिर पर फेंका गया था। दीवान साहब की हत्या का दोहरा मकसद था। हत्या का आरोप डॉक्टर बैनर्जी पर लगाने की पूरी कोशिश की गई। हत्या से पहले डॉक्टर साहब के कॉफी के प्याले में अफीम मिला दी गई थी और इस तरह उन्हें गहरी नींद सुला दिया गया था।
कॉफी में अफीम मिलाने का काम सिद्दीकू ने किया था और तबीयत के खराब होने का बहाना करके अपने कमरे में पड़ा रहा था। सिद्दीकू अपने कमरे में मौजूद रहकर डॉक्टर साहब की निगरानी कर रहा था। डॉक्टर साहब को हत्यारा सिद्ध करने के लिए उनकी टाई का पिन दीवान साहब की लाश के पास फेंक दी गई। डॉक्टर साहब की लिखी हुई रिपोर्ट दीवान साहब के हाथ में दे दी गई। डॉक्टर साहब के जूते का एक पैर का खून से लिथड़ा हुआ दाग बनाया गया। बदकिस्मती से डॉक्टर साहब देवी जुम्बी की मूर्ति पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ चुके थे। कोई भी पुलिस अफसर इस प्रमाण के आधार पर बेचारे डॉक्टर साहब को फांसी के तख्ते पर लटकवा सकता था, लेकिन मुझे हत्यारे का बिछाया हुआ जाल मालूम हो चुका था और इसलिए मैंने डॉक्टर साहब का हर तरह से पक्षपात किया। यह कहकर मेजर ने डॉक्टर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता का प्रकाश फैला हुआ था। मेजर ने सांस लेते हुए कहा, जब राजेश ने यह देखा कि उसका बिछाया हुआ जाल बेकार चला गया तो उसके पास डॉक्टर साहब को भी अपनी राह से हटाने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। उसने उन पर खंजर से कातिलाना हमला किया। अब चूंकि राजेश बौखला चुका था, इसलिए वो खंजर की म्यान भी कहीं फेंक देने या नष्ट कर देने का साहस नहीं कर सका। मुझे कामिनी के सिलसिले में बंबई जाना पड़ा। राजेश को जब इंस्पेक्टर से यह पता चला कि मैं बंबई गया हूं तो उसका माथा ठनका। उसने वेस्ट इंडीज के कारीगरों को तार दिया कि वे प्रदीप को उस मकान से किसी दूसरी जगह ले जाएं, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। मैंने राजेश के आदमियों का पीछा किया। उनसे हमारी मुठभेड़ हुई जिसमें 3 कारीगर मारे गए। अगर मैं उनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ लेता तो मुझे इतना दलील देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह इंसान ही राजेश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता। खैर, अभी चौथा कारीगर जिंदा है, वह आजकल में जरूर आएगा। उसे गिरफ्तार करना इंस्पेक्टर साहब का काम है, क्योंकि अब मैं जल्दी ही वापस बंबई चला जाऊंगा। मिस्टर डिक्सन केवल इसलिए काबू में आ गए क्योंकि उनको भी संदेह हो गया था कि कातिल कौन है। हत्यारे के लिए मिस्टर डिक्सन का जिंदा रहना खतरनाक था, इसलिए उन पर भी कातिलाना हमला हुआ। उन पर भी हमले का वही ढंग अपनाया गया जो दीवान साहब के लिए अपनाया गया था। डॉक्टर साहब केवल हमारे यहां मौजूद रहने की वजह से जिंदा है, वरना राजेश ने इनको भी अपने रास्ते से हटा देने के बाद रजनी के साथ आयु भर आनंद का जीवन बिताया होता। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा हूं, डॉक्टर ने क्रोध में मुंह से झाग छोड़ते हुए कहा। मेजर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर धर्मवीर ने सब इंस्पेक्टर गुरदयाल को संकेत किया तो गुरदयाल इंस्पेक्टर के पास चला आया। वे लोग रजनी, सिद्दीकू और राजेश को घेर कर खड़े हो गए। डॉक्टर क्रोध से बिलबिला रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं अपने दुश्मनों को पनाह दे रहा हूं। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं अब इस घर में 1 मिनट के लिए भी रहने को तैयार नहीं हूं। यह कहकर डॉक्टर दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वो दरवाजे पर खड़े मेजर के पास पहुंचा तो उसने अपना हाथ मेजर की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं आपका आभारी हूं। आप नहीं होते तो ये लोग मेरा काम तमाम कर चुके होते। मेजर ने डॉक्टर साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर जोर से दबाया। जब मेजर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो डॉक्टर आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा और फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका हाथ कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे जाने दीजिए, मैं हत्यारे के पास नहीं दे सकता। डॉक्टर ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाया। अब आप अपना हाथ नहीं छुड़ा सकेंगे डॉक्टर साहब, वो मजबूत पकड़ में आ चुका है, मेजर ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा, मैं समझाता हूं कि मैं हत्यारे का हाथ अपने हाथ में लेकर फिर उसे छोड़ा नहीं करता। सब लोग सांस रोक कर यह तमाशा देख रहे थे। मेजर की इस बात से उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मेजर ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, अरे आप इन लोगों को क्यों घरे खड़े हैं? असली हत्यारा तो मेरी पकड़ में है। चतुर इंसान कभी कभी अपनी चतुराई का बड़ा ही अनुचित फायदा उठाता है। उसको यह घमंड हो जाता है कि उस जैसा चालाक और बुद्धिमान इंसान इस संसार में नहीं है। मैंने उसका यह घमंड तोड़ने के लिए ही राजेश, रजनी और सिद्दीकू को हत्यारा ठहराने के लिए जोरदार दलीलें पेश की थी। इस बीच में उनके दिलों पर जो बीती उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन कातिल को पकड़ने का केवल एक यही ढंग था। देख लीजिए, जब डॉक्टर को यह भरोसा हो गया कि ये सांप बच निकले हैं तो किस तरह इन्होंने फरार हो जाने का बहाना बनाया और ये इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। और फिर मेजर डॉक्टर साहब से संबोधित हुआ। आज अपने दिल में बड़े खुश हुए होंगे कि आपने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। आप राजेश को कातिल सिद्ध करना चाहते थे ताकि उससे अपनी पत्नी से प्रेम करने का बदला ले सकें। आपको अपनी पत्नी और राजेश के संबंधों का पता था। आप एक तीर से 3 शिकार करना चाहते थे।
आपने कामिनी की हत्या इसलिए की कि उसकी दौलत का हिस्सा आपकी पत्नी और राजेश को मिले, और आपने दीवान सुरेंद्रनाथ को इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि वो कश्मीर में आपकी मुहिम पर रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी वजह यह थी कि वे किसी भी समय अपने वसीयतनामे को बदल सकते थे। आपने अपने खिलाफ जाने वाले सारे सुराग इसलिए छोड़े ताकि राजेश पर दीवान साहब की हत्या का संदेह विश्वास में बदल जाए। आपने दीवान साहब के सिर पर हथौड़ा मारकर उनकी हत्या की। उसके बाद देवी जुम्बी की मूर्ति को उनके सिर के निकट फेंक दिया। आपने जानबूझकर उस मूर्ति पर अपने उंगलियों के निशान जमाए। आपने जानबूझकर अपने जूते के खून भरे निशान पैदा किए। आपने अपने कॉफी के प्याले में खुद अफीम का पाउडर मिलाया। इसके साथ साथ आपने ऐसे सुराग भी छोड़े जिनसे यह सिद्ध हो कि हत्या राजेश ने की थी। आपने पुलिस को भ्रम में डालने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर पुलिस इंस्पेक्टर धर्मवीर के कहने के अनुसार आपको शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो सबूतों की कमी के कारण आप साफ बच निकलते और राजेश कानूनी शिकंजे में फंस जाता। आपने खुद ही अपने आप पर कातिलाना हमला किया और खंजर के चमड़े की म्यान राजेश के बिस्तर की दरी के नीचे छिपा दी। यही वजह है कि मैंने आपसे आग्रह किया था कि म्यान जरूर ढूंढनी चाहिए। और फिर जब मैं बंबई गया तो आपने अपने आदमियों को तार दिया ताकि बाद में उस तार को अदालत में इस्तेमाल किया जा सके और राजेश के विरुद्ध हत्या का अपराध सिद्ध करने में रही सही कसर भी पूरी हो जाए। राजेश ने मिसेज रजनी को जो पत्र लिखा था लेकिन रजनी को दिया नहीं था, वो भी अपने पास आपने सुरक्षित रखा। उस पत्र की नकल आपने अपने हाथ से तैयार की और वो चिट्ठी टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक दी ताकि वो पत्र हमें मिल जाए और हम राजेश पर शक करने लगे। मैं मानता हूं कि अगर मैं कामिनी की तलाश में दिल्ली नहीं आता और इंस्पेक्टर धर्मवीर दीवान सुरेंद्रनाथ की हत्या की समस्या सुलझाने में मेरी मदद नहीं चाहते तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गए होते। एक निर्दोष नौजवान फांसी के तख्ते पर लटक जाता। एक बात और बता दूं कि जब वेस्ट इंडीज के कारीगरों को बंबई भेजा गया था तो प्रदीप से निपटने की साजिश भी आपके दिमाग की उपज थी। आपने ही दीवान साहब को यह परामर्श दिया था। जब आपने दीवान साहब को ठिकाने लगा दिया तो वेस्ट इंडीज के कारीगरों को आपने हिदायतें देनी शुरू कर दी। यही नहीं, जो 3 कारीगर ये यहाँ मौजूद थे उनकी मदद के लिए भी आपने मिस्टर डिक्सन की ओर और फिर मेरी हत्या करने की कोशिश की। ये मैं मानता हूं कि आप अपने कमरे के बाहर नहीं गए, लेकिन आपने उनको पैगाम पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया। आपके सोने के कमरे में जो तीर कमान रखा है उसके लिए आपने पैगाम देने और पैगाम लेने का काम किया। आप तीर में पत्र फंसाकर कमान से अपने आदमियों को भेजते थे और आपके आदमी उस तीर को अपनी कमान से आपके कमरे में अपने पैगाम के साथ वापस लौटा देते थे। वो तीर उस ब्लैक बोर्ड में आकर लगता था जिसके बारे में आप ये कहते थे कि आप उसे मूर्तियों के रेखाचित्र या नमूने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस बोर्ड पर गड्ढे पड़े हुए हैं, वो तीरों के निशान हैं। डॉक्टर साहब, अब आप अपराधी होने से इनकार नहीं कर सकते। आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। देखिए, मिस्टर डिक्सन भी इस परिणाम पर पहुंच चुके थे कि आप ही हत्यारे हैं। मिस्टर डिक्सन का मिस्री पुरातत्व के कमरे में जाना आपके विरुद्ध अपराध का अंतिम प्रमाण बन गया। कामिनी की तलाश मिस्टर डिक्सन की उस हरकत के कारण सफल हुई। मिस्टर डिक्सन को आज शाम तक होश आ जाएगा और फिर आप अपने अपराधी होने से किसी भी तरह इनकार नहीं कर पाएंगे। मेजर के इन अंतिम शब्दों ने डॉक्टर को मानो तोड़कर रख दिया। उसकी टांगें कांपने लगी। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हत्यारे को संभालिए और हमें आज्ञा दीजिए। तो ये थी कहानी मेजर बलवंत के पहले उपन्यास की, मेजर बलवंत के कारनामों की। पहले उपन्यास जो था मेजर कर्नल रंजीत ने जो लिखा था, उपन्यास भयंकर मूर्ति। और भी कहानियां हैं, वो भी हम सुनाएंगे। किस्सा कहानी पे वाचन कैसा लगा, ये कहानी, ये उपन्यास कैसा लगा, नया प्रयोग हमने किया है लोकप्रिय साहित्य को आप तक पहुंचाने का। अच्छा लगा हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, चैनल को अपनी कमेंट से नवाज कर हमें अपनी राय से अवगत कराएं। आवाज़ मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।